हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने नागार्जुन के क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। आज हम कुछ निश्चित क्वेश्चन करेंगे ताकि कुछ भी जो हमारी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। तो ये जो कोटेशन है इसमें समीक्षक का नाम पूछ रहा है कि ये किसने कही है मुक्तिबोध के बारे में। तो ये जो कहा है ये है नामवर सिंह ने कहा है। नेक्स्ट है, तिरछी पड़ी सूर्य की किरण को देखकर ब्रह्म राक्षस क्या समझता है। तो उसने समझा है सूर्य उसे झुककर प्रणाम कर रहा है, ऐसा ब्रह्म राक्षस समझता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में शामिल नहीं है। तो इसमें तीसरे सप्तक में जो शामिल नहीं है वो है मुक्तिबोध, क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी वो पहले तार सप्तक यानी कि तार सप्तक में ये छपी थी। वह कमाना चाहता था ज्ञान धन नहीं, खोज रहा था सम्मानों की रूढ़ियाँ नहीं, वह नई दृष्टि और अनुभव, नए युग के अनुभव। कवि मुक्तिबोध के लिए कही गई ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? ये कही हैं शमशेर बहादुर सिंह ने। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध की कविताएं बड़े परिश्रम से लिखी गई कविताएं हैं। जैसे बढ़ई रंधे वसूले से लकड़ी की छील छाल करता है। तो यह उक्ति जो है ये किसने कही थी? ये विश्वनाथ तिवारी ने कही है। नेक्स्ट है, स्वर्गीय गजानन माधव मुक्तिबोध मानव भविष्य के लिए चिंतित एक उच्च कोटि के कवि और विचारक थे। ये मूल्यांकन किसका है? ये मूल्यांकन जो किया है ये विशंभर मानव का है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कोटेशन जो हैं वो मुक्तिबोध के बारे में कही गई हैं। तो ये हर एक कोटेशन जो है वो आपको मालूम होनी ज़रूरी है कि किसने कही है और किसके बारे में कही है, क्योंकि कभी कभी जब सारी कोटेशन एक साथ आ जाती हैं तो ये पता नहीं चलता कि किसने कही है और किसके बारे में कही है। तो क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आ सकते हैं कि किसके बारे में कही है और किसने कही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध नई पीढ़ी के सबसे अधिक आदर प्राप्त कवि हैं। तो ये भी एक प्रशंसा काव्य है जो कहा है काव्य नहीं वाक्य है जो कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो आगे क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध का संबंध किस प्रदेश से है? तो उनका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है, गजानन माधव मुक्तिबोध की मातृभाषा क्या है? तो उनकी जो मातृभाषा है वो एक सेकेंड तो उनकी मातृभाषा है मराठी। मराठी के प्रसिद्ध कवि जो मुक्तिबोध के भाई थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था शरदचंद्र। मुक्तिबोध की माता कौन थी? तो उनकी माता का नाम था पार्वती। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध के पिता थानेदार थे। तो यहाँ पे इन्होंने जगह का नाम पूछा है कि कहाँ थानेदार थे, तो वो थे उज्जैन में। नेक्स्ट है, जिस सहपाठी के साथ मुक्तिबोध रात्रि में गश्त लगाया करते थे उसका नाम क्या था? तो उस सहपाठी का नाम था शांताराम। नेक्स्ट है, एक विलक्षण प्रतिभा कहा गया है, किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध को। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध नामक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा गया था, किसके काल में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था खिलजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध थे तो यहाँ पे इन्होंने इनके जो भाई बहन हैं, मतलब कितने ये भाई बहन थे वो इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो ये 4 भाई थे। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध के पिता उन्हें क्या बनाना चाहते थे? तो मुक्तिबोध के पिता जो हैं उन्हें वकील बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा साहित्य से संबंधित मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? तो कथा साहित्य से संबंधित मतलब कथा विधा से संबंधित इनकी कौन सी रचना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत ये सभी रचनाएं जो है वो कथा साहित्य से संबंधित है, यानी कि काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता हुआ आदमी, ये सभी जो है वो कथा साहित्य से संबंधित है। अब कथा साहित्य के अंतर्गत आपकी कहानी, उपन्यास सभी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कथा है तो कथा ही है। कथा का मतलब ऐसी विधा जिसके अंतर्गत किसी कथा को पिरोया गया, चाहे वो लंबी हो, छोटी हो, किसी भी टाइप की हो। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो मुक्तिबोध की जो आलोचनात्मक कृति है वो है कामायनी, एक पुनर्विचार। नेक्स्ट है, काव्य रचना। तो ये पूछा है कि इस जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इनकी काव्य रचना कौन सी है? तो इसके अंतर्गत इनकी जो काव्य रचना है वो है भूरी भूरी खाक धूल। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध की कविताएं किस प्रकार की हैं?
मतलब उनकी विषय वस्तु या ये कहो उनकी विचार भावना कैसी है उसमें। तो या यूँ कहो कि उनके भाव पक्षीय जो विशेषता है उसमें से कोई एक पूछा है कि वो किस प्रकार की है। तो इसके अंतर्गत उनकी जो विशेषता है कविताओं की वो है वैचारिक और लंबी। नेक्स्ट है राजनैतिक यथार्थ का कवि कहा गया है। राजनीतिक यथार्थ का कवि कहा गया है मुक्तिबोध को। तो नेक्स्ट है छायावाद का चमकीला प्रेमिका के मुखड़े जैसा सुंदर चांद मुक्तिबोध की कविता में आकर प्रतीक बन गया है। ये इसमें क्या कहा गया है, मतलब क्या इसमें ये बताना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे पूंजीवाद का एक प्रतीक इन्होंने लिया है। नेक्स्ट है किसकी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए मुक्तिबोध अपनी कविता में फैंटेसी का प्रयोग करते हैं। तो गतिशील यथार्थ के लिए, गतिशील यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुक्तिबोध अपनी कविता में फैंटेसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बैठे हुए घुंघुओं में व चमगादड़ के हित में घुंघू क्या है। दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन। बैठे हुए घुंघुओं व चमगादड़ों के हित में घुंघू क्या है। तो घुंघू का अर्थ यहाँ पे इन्होंने लिया है उल्लू से। नेक्स्ट है मुक्तिबोध की कविताओं की विशेषता है। तो मुक्तिबोध की जो विशेषता है वो सभी है, सारे ऑप्शन में जो भी विशेषताएं उन्होंने दी हैं ये मुक्तिबोध की कविताओं की विशेषताएं हैं। यानी कि विशुद्ध मानव की स्वरूप उपलब्धि, मानवेतर शक्तियों की अस्वीकृति और यथार्थ मूल्यों की खोज, ये सभी जो विशेषताएं हैं ये मुक्तिबोध की कविताओं की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है कवि शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध हमेशा एक विशाल विस्तृत कैनवास लेता है जो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? समतल नहीं होता है। मतलब कि उन्होंने जो भी मुक्तिबोध ने जो भी एक रचनाएं की हैं वो बहुत ही आसान जिसे कहना चाहिए वो नहीं है, वो थोड़ा सा उन्होंने इसके जो शमशेर बहादुर के अनुसार उनकी जो कैनवास है जिस पे वो अपनी रचनाओं का निर्माण करते हैं वो समतल नहीं है, वो आसान नहीं है। नेक्स्ट है अपनी फैंटेसियों के लिए मुक्तिबोध ने चयन किया। किसका चयन किया? उन्होंने चयन किया प्रकृति चित्रण का। नेक्स्ट है भाषा के संबंध में मुक्तिबोध का विशिष्ट प्रयोग है। तो भाषा के संबंध में मुक्तिबोध का जो विशिष्ट प्रयोग है वो है ध्वन्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्तिबोध की काव्य शैली किस प्रकार की है। तो मुक्तिबोध की जो काव्य शैली है वो नाट्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे गुप्त अंधेरे का इतना तेज उजाला, इस कोटेशन में अलंकार पूछा गया है। तो कैसा अलंकार इसमें है? इसमें आपको साफ पता चल रहा है अंधेरा और उजाला दोनों चीज़ें दी गई हैं, बिल्कुल अपोजिट चीज़ें जो हैं अंधेरा उजाला। तो इसलिए यहाँ पे क्या अलंकार आएगा? यहाँ पे अलंकार आएगा विरोधाभास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म राक्षस मारा गया। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा वो है अपनी व्यग्रता एवं बेचैनी का शमन करने के लिए सूक्ष्मतम विचार मंथन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्तिबोध को अज्ञेय जी ने किस तार सप्तक में स्थान दिया। तो ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको जो स्थान दिया गया वो था प्रथम तार सप्तक। और प्रथम तार सप्तक जब प्रकाशित किया गया था उसके अंतर्गत जो नाम था वो पहला तार सप्तक नहीं था, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ तार सप्तक था। तो लेकिन हमें यह समझाने के लिए बताने के लिए लिखना पड़ता है कि पहला तार सप्तक जो है उसमें मुक्तिबोध की रचनाएं प्रकाशित हुई थी। लेकिन ये जो काउंटिंग शुरू हुई दूसरा तीसरा चौथा ये दूसरे से शुरू हुई है। तो पहले तार सप्तक का नाम जो था वो सिर्फ और सिर्फ तार सप्तक ही था। नेक्स्ट है किस कवि का काव्य उनके मानसिक द्वंद्व का स्मारक कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है ये गजानन माधव मुक्तिबोध को ही कहा जाता है। कौन सी रचना मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है। तो इसमें से जितनी भी ऑप्शन में जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सभी जो हैं इनकी निबंध संग्रह हैं। यानी कि नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी, भारतीय संस्कृति, ये सब जो हैं ये इनके निबंध संग्रह ही हैं। और ये भी मैंने आपको इसमें जब ये मुक्तिबोध मैंने आपको पढ़ाया था तब भी ये बताया था कि मुक्तिबोध की कोई भी रचना उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुई है। तो ये जितने भी निबंध संग्रह हैं ये भी उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुए, ये उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट है मुक्तिबोध को किस विचारक ने प्रभावित किया। तो वो जो विचारक थे जिन्होंने मुक्तिबोध को सर्वाधिक प्रभावित किया वो थे मार्क्सवाद।
अगली भी एक कोटेशन है कि मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। इस काव्य पंक्ति में मुक्ति बोध ने क्या संदेश दिया है? तो इस जो पंक्ति है इसमें जो मुक्ति बोध है उन्होंने पूंजीवाद का विरोध का इसमें संदेश दिया है। नेक्स्ट है मुक्ति बोध का आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उनका आलोचनात्मक ग्रंथ है कामायनी एक पुनर्विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म राक्षस को सर्वप्रथम किस ग्रंथ में परिभाषित किया गया? ब्रह्म राक्षस इनकी जो एक कविता है उसको किस ग्रंथ में सबसे पहले परिभाषित किया गया? तो वो था याज्ञवल्क्य स्मृति। मतलब सॉरी, यहाँ पे कविता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ब्रह्म राक्षस एक जो विचार या कहना चाहिए एक भ्रांति जो लोगों के मन में है कि ब्रह्म राक्षस नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं, इस चीज़ को सबसे पहले किस ग्रंथ में परिभाषित किया गया कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है? तो वो जो समझाया गया था वो याज्ञवल्क्य स्मृति में पढ़ाया गया था, बताया गया था कि ब्रह्म राक्षस एक्चुअली में क्या होते हैं। नेक्स्ट है मुक्ति बोध की कविता में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो चेतना को मुक्ति बोध की कविता में कौन डैश ऐसे व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है जो जीवन भर कुछ अधिक उत्तम या उत्कृष्ट पाने के लिए संघर्षरत रहते हुए अपने आप में निर्वासन भोगता है? तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछा है जो एक प्रकार से चेतना का प्रतीक है लेकिन जीवन भर अधिक उत्तम और उत्कृष्ट पाने के लिए संघर्ष करता रहता है और उसके बावजूद भी वो निर्वासन ही भोगता है, यानी कि अकेलापन ही भोगता है। तो उसे इन्होंने मुक्ति बोध की कविता में उस जो इंसान है उसे क्या कहा है? उसे कहा है ब्रह्म राक्षस। यानी कि ब्रह्म राक्षस की जो मुक्ति बोध ने परिभाषा दी है वो यही है कि व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है यहाँ पे ब्रह्म राक्षस, जो जीवन भर अधिक पाने की लालसा के लिए संघर्ष तो करता ही है लेकिन फिर भी वो अपने आप में निर्वासन ही भोगता है। नेक्स्ट है नई कविता के दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो मानव की मानसिक जटिलता और शब्द संस्कार के प्रति आकर्षण, ये दो प्रवृत्तियाँ नई कविता की हैं। नेक्स्ट है मुक्ति बोध ने अपनी कविता में जटिल अनुभूतियों को किसके माध्यम से अभिव्यक्त किया है? तो मुक्ति बोध ने अपनी कविता में फैंटेसी की सृष्टि की है और उसी के माध्यम से उन्होंने अपनी कविता में जटिल अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट है मुक्ति बोध फैंटेसियों के निर्माण का मसाला कहाँ से लाते हैं? तो वो जो उसमें जो प्रयोग करते हैं वो प्रकृति से ही ये सब फैंटेसी का वो निर्माण करते हैं। प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति के उपादान, उनके जो भी प्रकृति से संबंधित चीज़ें हैं उसी के माध्यम से वो फैंटेसियों का निर्माण करते हैं। मुक्ति बोध ने जिस कविता में साहित्यकार के उत्तरदायित्व का बोध कराया वो कौन सी कविता थी? वो कविता थी ब्रह्म राक्षस। नेक्स्ट है कवि और लेखक होने के नाते साहित्य समीक्षा की वर्तमान प्रवृत्तियों पर मेरी नज़र जाना स्वाभाविक है, मुझे समीक्षकों की स्थिति पर दुख होता है। ये भी एक कोटेशन है और ये किसका कथन है? ये कथन है मुक्ति बोध का। नेक्स्ट है मुक्ति बोध को केंद्र में रखकर डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किस पुस्तक की रचना की है? तो उन्होंने मुक्ति बोध के ऊपर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है कविता के नए प्रतिमान। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन दिया गया है और उसका तर्क दिया गया है, फिर पूछा गया है कि ये सही है, उसमें से क्या सही है क्या गलत है। तो पहले हम कथन देख लेते हैं। एटम बम की तुलना में मुक्ति बोध ने साम्राज्यवादियों की प्रशंसा की है और उसके लिए तर्क दिया गया है कि उपयुक्त तथ्य की अभिव्यक्ति कवि ने इन पंक्तियों में की है। साम्राज्यवादियों के बदशक्ल चेहरे एटमिक धुएं के बादलों से गहरे। तो इसमें जो सही है वो ए की गलत व्याख्या है आर की। कोटेशन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर जाएगा वो है बी, ए की गलत व्याख्या की गई है आर यानी कि तर्क में। ए वैसे तो सही है लेकिन उसकी व्याख्या गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे भी कुछ कोटेशन दिए गए हैं और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस उससे नीचे पूछे गए। तो पहले हम कोटेशन देख लेते हैं, यानी कि पोयम कविता का एक अंश है, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो कविता है ये मैं बता दूं आपको ब्रह्म राक्षस से ही संबंधित है, तो हो सकता है इससे भी संबंधित क्वेश्चन इसमें हो। तो पहले हम उसकी कविता का अंश पढ़ लेते हैं। बावड़ी की इन मुंडेरी पर मनोहर हरी कोहनी ऐठी है लंगर ले पुष्प तारे श्वेत, उसके पास लाल फूलों लहकता इरोर, मेरी वह कन्हेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर,
अंधियारो खुला मुँह बावड़ी का, शून्य अंबर ताकता है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा लिखित है? तो जाहिर सी बात है ये गजानन माधव मुक्ति द्वारा ही लिखी गई है। उपयुक्त पंक्ति कवि की किस कविता से उद्धृत है? तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये ब्रह्म राक्षस से ली गई हैं। नेक्स्ट है बावड़ी क्या है? तो बावड़ी जो है एक तालाब और एक कुआं जैसी कोई चीज़ होती है। मतलब पहले टाइम पे क्या होता था कि बावड़ी बनाई जाती थी पानी के लिए, पानी एकत्रित संग्रह करने के लिए एक बावड़ी बनाई, जिसे एक तरीके से शायद आप लोगों ने बावड़ी देखी भी हो। हम इसे जूम में आपको मैं ज़रूर क्लियर करूँगी कि बावड़ी क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये एक तालाब और एक कुआं दोनों ही को बावड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है पुष्प किसके समान श्वेत है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, तारे। पुष्प जो है वो तारे के समान। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब ब्रह्म राक्षस की जो कविता का जो अंश हमने भी पढ़ा है उसी से ही संबंधित है और उसी के अकॉर्डिंग ही इसके आंसर सही जाएंगे। तो इसमें एक वर्ड आया था कोहनी। इसमें क्वेश्चन पूछा है कोहनी किसकी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है कि पेड़ों की डालियों की को यहाँ पे कोहनी कहा गया है। टगर क्या है? तो टगर जो है ये एक प्रकार का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य अंबर कौन ताकता है? तो यहाँ पर बावड़ी का खुला हुआ मुंह जो है वो शून्य अंबर को ताकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार क्या हो सकता है? तो इसके अंतर्गत अलंकार जो है वो सभी हैं, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, ये सभी जो हैं इसमें अलंकार हैं। तो आज के लिए यहाँ इतने ही क्वेश्चन बहुत रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।